देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बात हम गाजा में सीज फायर की करेंगे। उसके बाद ईरान से खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स की तरह कुछ ऐसी चीज बना ली है जिसको देखकर अमेरिका भी हैरान है। साथ ही साथ अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका एक यूरोपीय देश ने दिया है। और भी कुछ खबरें हैं। तमाम खबरों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। चैनल पर आकर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, गाजा में सीज फायर को लेकर इस वक्त काफी जद्दोजहद चल रही है। फिलहाल इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि गाजा में अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान लेकर आए थे वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ शर्तें हमास की तरफ से मानी गई, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल के हमले अभी भी लगातार गाजा पर जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ ट्वीट डिलीट करके भी चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी वादा किया था कि हमने नेतन्याहू से कह दिया है कि वो अपने हमलों को बंद कर दें। इसराइल ने कहा कि हमने अपने हमले बंद कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार खबरें आ रही हैं कि गाजा में हमले इसराइल के जारी हैं। फिलहाल इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमास का डेलीगेशन और इसराइल का डेलीगेशन मिस्र के अंदर मौजूद हैं और इसी मामले पर बातचीत हो रही है। जो पहला चरण है, जो पहली शर्त है, जिसमें तमाम बंधकों को छोड़ा जाएगा हमास की तरफ से और जो कैदी इसराइल की जेल में बंद है उनको इसराइल रिहा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि मिस्र के अंदर बातचीत हो रही है और मुझे उम्मीद है पूरी कि पहला चरण इसी हफ्ते लागू हो सकता है, यानी पहली शर्त इसी हफ्ते लागू कर दी जाएगी जिसमें सभी बंधक छोड़ दिए जाएंगे। हमास सभी बंधकों को छोड़ेगा, उधर से इसराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कुछ ऐसे कैदी हैं जिनको उम्र कैद हो चुकी है, जो फिलिस्तीन के इस वक्त इसराइल की जेलों में हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने जिनको गिरफ्तार किया था फिलिस्तीन से, उनको इसराइल छोड़ेगा। फिलहाल अभी भी बातचीत चल रही है। पूरी तरह से ट्रंप का गाजा प्लान गाजा के अंदर अभी लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इसराइल के हमले जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप दिखावे के तौर पर कितना भी गाजा में शांति की बातें करके शांति नोबेल पुरस्कार पा लें, लेकिन नेतन्याहू मानेगा नहीं। नेतन्याहू गाजा को लेकर जो चाह रहा है वो करता रहेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप शांति नोबेल पुरस्कार लेकर ही शायद रुकेंगे। अब एक और बड़ा दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था तो मैंने 1 साल पहले बता दिया था अमेरिका को। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि मैंने भाई 1 साल पहले बता दिया था कि ओसामा बिन लादेन आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मेरी बात किसी ने मानी ही नहीं। मेरी बात को लोगों ने हल्के में ले लिया अमेरिका के अंदर, जिसके बाद 9/11 का हमला हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ओसामा बिन लादेन ने हमला कर दिया। मैं जो भी बात कहता हूं वो बहुत सही होती है और मैं हर जगह शांति कायम करवाने की बातें करता हूं, लेकिन मेरी बातों को कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं। 15 साल पुरानी बात बताकर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लीडर और सबसे अच्छे दिमाग वाला बंदा मैं ही हूं। भाई अब नोबेल फाउंडेशन को चाहिए कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार दे ही दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप उसको पाने के लिए। फिलहाल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को एक झटका सा दिया है। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि दुनिया भर में ऐसा मशहूर है कि अमेरिका का जो F-35 लड़ाकू विमान है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। F-35 विमान को लेने के लिए यूरोपीय देशों में होड़ लगी रहती है। इसराइल के पास भी कई सारे F-35 विमान हैं। यूरोप के अंदर भी बहुत सारे देशों के पास F-35 विमान है। स्पेन ने भी एक डील करने का इरादा किया। स्पेन अमेरिका से F-35 विमान की डील कर रहा था। अरबों डॉलर्स की ये डील होना है अमेरिका से, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्पेन ने अमेरिका के F-35 विमान को लेने से मना कर दिया है। डील नहीं करेगा स्पेन अमेरिका से। तुर्की का KAAN फाइटर जेट स्पेन खरीदना चाहता है। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तुर्की के पास भी हथियारों की कमी नहीं है। एडवांस हथियार तुर्की भी बनाता है, फाइटर जेट बनाता है, ड्रोन्स बनाता है। अमेरिका का ताकतवर F-35 विमान ना खरीदकर तुर्की का KAAN फाइटर जेट अगर स्पेन खरीद रहा है तो हल्का फुल्का लड़ाकू विमान तो होगा नहीं तुर्की का, F-35 की टक्कर का ही होगा। इसीलिए तो उसमें रुचि दिखा रहा है, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाएगा तुर्की से। तो तुर्की के पास कमी नहीं है, एडवांस हथियार हैं, एडवांस ड्रोन हैं, लेकिन तुर्की उसका इस्तेमाल गाजा के लिए शायद नहीं कर पाता है।
फिलहाल ईरान ने एक ड्रोन बनाया है, और ड्रोन भी जो V2 बॉम्बर हैं अमेरिका के, जिन V2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, उन्हीं की तरह दिखने वाला ये ड्रोन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस ड्रोन को अमेरिका से चुराई टेक्निक से बनाया है। इस ड्रोन को अमेरिका के B2 बॉम्बर की तरह खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में इसको मिनी B2 बॉम्बर कहा गया है। इजरायली मीडिया वाईनेट के मुताबिक ईरान ने स्टील्थ ड्रोन बनाने का काम 2011 में शुरू किया था। ईरान के पास अमेरिका की टेक्नोलॉजी कैसे आई? दरअसल 2011 का वो वक्त था जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना तैनात रहती थी। अफगानिस्तान का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर मिला हुआ है। ईरान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त अमेरिका की सेना अपने RQ-170 सेंटिनल स्टील्थ ड्रोन का परीक्षण कर रही थी, उसको उड़ाकर देख रही थी। लेकिन अचानक से वो ड्रोन रास्ता भटक गया और ईरान के अंदर जा घुसा। ईरान की IRGC ने ड्रोन के संचार को जाम कर दिया और इसके GPS सिग्नल की नकल करके सुरक्षित रूप से अपने इलाके में ले आया। इस तरह से अमेरिकी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ लगी और ईरान ने अब सेम B2 बॉम्बर की तरह एक ड्रोन बना दिया है, जिसको मिनी B2 बॉम्बर भी कहा जा रहा है। ईरान के पास भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रोन हैं, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं, कुछ कमजोर हैं तो कुछ बहुत ताकतवर भी हैं। हाल ही में जो हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से, उसमें सबसे पहले कमजोर ड्रोन को छोड़कर इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चेक किया ईरान ने, उसके बाद उसी बीच में मिसाइलें छोड़ दी। तो ड्रोन पर काफी फोकस करता है ईरान, इसीलिए ईरान की जो मिसाइलें हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर जाकर सटीक ठिकाने पर गिरती हैं। फिलहाल खबर यह आ रही है कि जो GPS अमेरिका का अब तक चल रहा था ईरान के अंदर, उसको पूरी तरह से अब खत्म कर दिया है। ज्यादातर देश अमेरिकी GPS सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ईरान ने अमेरिकी GPS सिस्टम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ईरान 5 साल के अंदर अपना नया नेविगेशन सिस्टम बनाकर तैयार कर लेगा, लेकिन तब तक ईरान चीन का बनाया हुआ BeiDou सिस्टम इस्तेमाल करेगा। ऐसी चर्चाएं बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन अब ईरान ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के GPS सिस्टम को अब इस्तेमाल नहीं करेगा। फिलहाल पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का काफी करीबी बन रहा है। पाकिस्तान अमेरिका से अच्छी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अभी तक अरब सागर में नहीं था, लेकिन अब अरब सागर में भी अमेरिका आ सकता है, और अगर अमेरिका अरब सागर में आया तो ये मेहरबानी पाकिस्तान की होगी। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसे चलाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत बना सके। यह नागरिक बंदरगाह बलूचिस्तान के ग्वादर जिले के पासनी कस्बे में होगा। ये वो एरिया है जहां पर भारत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाबहार बंदरगाह पर कर रहा है। चाबहार बंदरगाह के करीब ही ये एरिया है जो ईरान के अंदर है, उसी के करीब अमेरिका आ सकता है और एक बंदरगाह बना सकता है, और उसको पाकिस्तान मिलकर चला सकता है अमेरिका के साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का काफी खास बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला देश पाकिस्तान ही है जिसने ये कहा कि हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।